प्रदीप, देखें, मनु ने दो बहुत बड़ी बातें कही, वेज सप्रेशन और फाइनेंशियल रिप्रेशन। ठीक है, देखिए, अतीत में अगर आप जाइए, और मैं अतीत में जो है जब जाने की बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ब्रिटिश एम्पायर को देखिए, क्योंकि वो तो आसान बात है। आप उससे भी पहले जाइए, आप दिल्ली सल्तनत देखिए। देश कौन चलाता है? दिल्ली वासी, दिल्ली के आईएएस ऑफिसर, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। तो इस तरह की सरकार आई कब? पहली दफे आज से 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत आई। उसके पहले नगर सेठ चलाते थे। आप देखिए, विहार जो हैं देश भर के, वो नगर सेठ खड़ा करते थे। पेड़ लगाने वाले जो सड़कों के किनारे जो थे, वो भी नगर सेठ थे, राजा लोग थे, जमींदार थे। तो पहले क्या था कि एक शहर से इतना सेंट्रलाइज्ड, इतना केंद्रीकरण के साथ देश नहीं चलता था। जब दिल्ली सल्तनत आई तो मुट्ठी भर तुर्क थे, और उन तुर्कों को इतनी बड़ी आबादी पे कब्जा करना था, तो उन्होंने एक गैरिसन स्टेट चलाया। गैरिसन स्टेट किताब है इश्तियाक अहमद साहब की, वो पाकिस्तान से हैं, काफी बड़े लेखक हैं, काफी बड़े चिंतक हैं। जिन्ना की उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन भी लिखा है। मनु उनको अच्छी तरह जानते हैं, मनु शर्मा। खैर, तो इश्तियाक अहमद साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा, गैरिसन स्टेट कौन सा नया है? तो बोले, हाँ बात तो सही है, दिल्ली सल्तनत क्या करता था? वेज सप्रेशन, फाइनेंशियल रिप्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल ही एक निरंकुश अत्याचारी इकोनॉमी चलाई थी, और पूरा लूट के देश ले आते थे शहरों में पैसा, अपने शहरों में। तभी तो कुतुब मीनार बना, तभी तो सीरी फोर्ट बना, तभी तो पुराना किला खड़ा हुआ। अच्छा, वही चला जब तुर्क गए, उसके बाद पश्तून आए, पश्तूनों के बाद फिर मुगल आए। मुगलों ने भी उसी तरह का एक एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी चलाई। कंट्रोल, बड़ी कंट्रोल। ठीक, उसके बावजूद, क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ थी, चूंकि हमारे पास कारीगर थे, हम तब भी दुनिया की दूसरी नंबर की इकोनॉमी रहे। लेकिन आम आदमी काफी गरीब रहा। जब ताजमहल बना तो कई लोग मर गए, मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे, लेकिन कई लोग मर गए भूखमरी से। अकाल, इतना टैक्स वसूला, दुगना लगान लिया शाहजहां ने, पता चला लोग मर गए। सूरत के बाहर लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। और जब औरंगजेब ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की, तो उसने यही बात कही कि लगान बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसने बहुत लगान कम नहीं की, उसने तो जजिया भी और लागू कर दिया। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने और केंद्रीकरण किया, क्योंकि उन्होंने तो पैसा यहां से निकाल के, इस देश से, हमारे देश से, भारतवर्ष से निकाल के उन्होंने जो है ट्रांसफर कर दिया अपने देश में, यूके में। तो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या था? कर वसूलना है। आईएएस, उस समय आईसीएस कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि भारत में दुर्योधन है आईएएस, और दुशासन है आईपीएस, जो करता है चीरहरण। तो आईपीएस का काम क्या था? कोई कर न दे तो घोड़े पे आना। गांधी पिक्चर में क्या है? घोड़े पे आना, कोड़े बरसाना। तो इसमें आप वाले में मैंने जोड़ा भी था कि सरकार है धृतराष्ट्र। सरकार है, नेता है धृतराष्ट्र। वो आईएएस के प्रेम में अंधे हैं। तो अब क्या है कि आजादी के बाद इस कॉलोनियल मशीनरी को पावर और मिल गए, क्योंकि हमने सोशलिज्म का जो है मार्ग चुना। और सोशलिज्म क्यों चुना? क्योंकि हम पे कब्जा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन यहाँ जो है चीन में और
और रूस में कम से कम इंजीनियर बनाते थे पॉलिसी, इकोनॉमिस्ट बनाते थे पॉलिसी, प्रोफेशनल्स बनाते थे। हमारे यहाँ कौन बनाया आजादी के बाद पॉलिसी? कोई सेंट स्टीवेंस गया हुआ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हुआ, आंकड़े न जानने वाला आईएएस वही फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बैठ जाता था। और अब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को लाइसेंस, कंट्रोल, परमिट, राज की आदत पड़ गई और कई दशकों से पड़ी। तो देखिए, शेर के मुंह जब खून लग जाता है, यहां तो शेर नहीं, लोमड़ी कह लीजिए, तो वो अचानक शाकाहारी नहीं बन जाएगा। लूट खसोट की आदत थी। और चूंकि जो है लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ हुई, तो ब्यूरोक्रेसी को लगा कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो उसने जो है फिर नया षड्यंत्र किया, और ये सफलता षड्यंत्र में उसको मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म से ही मिलने लगी, क्योंकि ध्यान देने लगे, कहीं मनरेगा करना है, ये करना है, वो करना है। तो ग्रोथ जरूर हुई शुरू में, पहले टर्म में, लेकिन दूसरे टर्म से ही ब्यूरोक्रेसी 72 योजनाएं लाने लगी। और जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, चूंकि ये केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, चूंकि ये चीन की तरह भारत को बनाना चाहते थे, एक इंडस्ट्रियल पावर, तो इनको घुट्टी पिला दी कि साहब, अगर हमने चेबोल जैसे साउथ कोरिया ने शुरू किया था, वैसे ही हम भी अपने इंडियन चेबोल, मतलब 4-5 ठो इंडस्ट्रियल हाउस को हम खूब मक्खन, मलाई, घी, दूध, दही सब खिलाएं, तो हम भी हट्टे कट्टे खड़े हो जाएंगे, और हम भी अपनी हुंडई गाड़ी बनाने लगेंगे, सैमसंग फोन बनाने लगेंगे, हवा में इतराने लगेंगे, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, हमारा भी उड़ेगा। और ये कहानी नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत शिक्षित नहीं है, उनको भाग गई। वो पावर पॉइंट से सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, बिल्कुल करते हैं जी। और आप देखिए कि हर जगह आईएएस बैठा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी आईएएस है, जबकि 10 रिपोर्टें कह चुकी हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कम से कम इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बंदे को बना दो, जिसको कुछ पता है उस क्षेत्र के बारे में। सेंट्रल बैंक का हेड, मैं दुनिया भर में बात करता हूं, जब भी मैं अपने जापानी मित्रों को बताता हूं, अमेरिकी मित्रों को बताता हूं, यूरोपियन मित्रों को बताता हूं, ऐसा नहीं है यहाँ की इकोनॉमियां बड़ी अच्छी कर रही हैं आज के दिन, पर जब मैं इनको बताता हूं कि भाई हमारे यहाँ एक हैं शक्तिकांत दास, वो सेंट स्टीवन से हिस्ट्री पढ़े थे जी। और बाबूजी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। लोग गश खा के गिर आते हैं, कहते हैं ये संभव कैसे है? मैं कहता हूं सब संभव है, क्योंकि वो दास हैं। भारत वो स्वामी के चरण धो के पी जाते क्योंकि हमारे जो है नेताओं को चाहिए दास, और हमारे दास बाबू ऐसे महानुभाव निकले। वैसे सूट बूट अच्छा पहनते हैं, जितना ध्यान वो सूट बूट पे देते हैं, उसका आधा ध्यान थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे दे देते, खासकर आंकड़े देखने पे तो अच्छा रहता। आरबीआई की गोल्ड स्कीम लेके आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड स्कीम, कि भैया आप लीजिए, आपको सोना मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। पता चला गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई, घाटा हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम रुपये को गिरने नहीं देंगे। $70 बिलियन बाबूजी स्वाहा कर दिए यज्ञ में। हमारे उड़िया बाबू सूटेड बूटेड हैं। हम अंग्रेजों के जमाने का ऑफिसर है, हम रुपए को नहीं गिरने देगा, हमारा जिस तरह थाई चमचमाता है उस तरह हम रुपया भी चमचमाएगा। $70 बिलियन उड़ा दिए। $70 बिलियन बाबू इस देश में, अमेरिका में भी मायने रखता है। हमारे गरीब देश में उस $70 बिलियन से कितने स्कूल बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे जी। कितने पेड़ लग सकते थे, हैं? कितना भला हो सकता था जी। तो ऐसे महानुभाव
देश चला रहे हैं और हमारे नेता प्रसन्न चित्त हैं क्योंकि उन कंट्रोल फ्रीक हैं। वो सांस नहीं लेने देना चाहते जनता को। हम तुमसे 3 भारत गुना लगान वसूल करेगा। 3 गुना लगान वसूल करेगा। अभी यहाँ मेरे साथ वर्ल्ड बैंक का बड़ा सीनियर इकोनॉमिस्ट घर बैठ के गया, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। उसने बोला कि भारत में प्रोजेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, सैंक्शन भी हो जाएगा, फिर साइन नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो कह रहा था जितना स्लो काम इंडिया में रहा उसका, उतना अफ्रीका में नहीं रहा। लेकिन तब भी भारत जो है ग्रोथ करता है क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो 90 घंटे 100 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जिस तरह ताजमहल लोगों पे कोड़े बरसा के और टैक्स उगलवा के और लोगों को पीड़ा पहुंचा के बना, उसी तरह आज की अर्थव्यवस्था की भी ग्रोथ रिफॉर्म से नहीं आ रही है, वो कोड़े बरसा के आ रही है। और यथार्थ यह है कि आज के दिन ग्रोथ भी आपकी नहीं है, आपकी मनु बार बार कहते हैं आपकी 6% जीडीपी ग्रोथ है। आप इतने लो बेस पे हैं, आराम से 10% हो सकती है। और 6% आपकी जो है जीडीपी ग्रोथ है और 14% आपका टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है। और टैक्स देता कौन है? मात्र 2% लोग। मिडिल क्लास को आप चूस रहे हैं। 810 मिलियन लोग, 81 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन मिडिल क्लास सब्सिडाइज कर रही है पुअर को भी, और मिडिल क्लास सब्सिडाइज कर रही है सरकार के चहेते कॉर्पोरेट्स को भी, जो कि फिर पार्टी को पैसा देते हैं, जो कि फिर चुनाव में पैसा लगाते हैं। तो एक अनहोली नेक्सस है। वो नेक्सस किसके बीच है? पहला, आपका नेता जिसको चुनाव के लिए पैसे चाहिए और अपने लिए भी चाहिए, ठीक। दूसरा, आपका आईएएस जो कि आजकल काम भी नहीं कर रहा है, वो सारा काम आउटसोर्स कर दिया है कंसल्टेंट्स को। जहां बहुत दफे आईएएस के बच्चे काम कर रहे हैं, हार्वर्ड से एमबीए करके आए आते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है, भला हो रहा है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। और इसके बावजूद, मेक इन इंडिया वगैरह के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की सारे कस्में वायदे खाने के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 16% से गिर के 13% पहुंच गया है 2014 से 2024 में। तो गाड़ी चल नहीं रही है। हालांकि आप जो है कोड़े बरसाए जा रहे हो, बैल से कह रहे हो अरे और तेज चला, और तेज भाग। बेचारा जान लगाए जा रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है।